चलिए अब आइए देखते हैं हम लोग आज। अब बातचीत नहीं, 1857 की क्रांति, 1857 इस क्रांति को हालांकि हम लोग आज़ादी की लड़ाई की पहली लड़ाई मानते हैं कि पहली बार ऐसी लड़ाई लड़ी गई है ना जो आज़ादी के लिए लड़ाई मानी जाती थी। इससे पहले भी लड़ाई होती थी तो वो अपना किसी एक क्षेत्र में ही लड़ाई करते थे। भारत बहुत बड़ा है, इस भारत के किसी भाग में यहाँ लड़ाई हो गई तो अंग्रेज़ दबा देते थे इसको, कभी यहाँ लड़ाई हुई तो फिर अंग्रेज़ दबा देते थे, कभी एक साथ लड़ाई नहीं हुई। पहली बार एक साथ अगर लड़ाई हुई बहुतों जगह पर तो वो समय था 1857। आज़ादी की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई मानी जाती है 1857 को कि पहली बार आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। अब बात यहाँ उठता है कि आखिर ये 1857 का जो युद्ध हुआ, ये जो लड़ाई चली अंग्रेज़ों और भारतीयों सैनिकों के बीच में, हालांकि सैनिक तो अंग्रेजे का था लेकिन भारत के वो निवासी थे और अंग्रेज़ के अंडर में काम कर रहे थे। आम जनता ने लड़ाई लड़ी तो लड़ी क्यों, रीज़न क्या था लड़ने का, क्यों ऐसा नौबत आया कि 1857 में लड़ाई लड़ी। देखिए कोई भी लड़ाई जो होती है किसी एक वजह से तो नहीं हो सकती है कि एक बात बोला और हम जाके उसको गरियाना और मारना शुरू कर देंगे। जब कोई भी चीज़ सर से ऊपर हो जाता है तब वैसी स्थिति में अंत में जब कुछ ऑप्शन नहीं बचता है तब लड़ाई इंसान करता है कि अब भाई ज़्यादा हो गया, अब बहुत ज़्यादा हो गया, बर्दाश्त से क्या हो गया, बाहर हो गया। तो बहुत रीज़न था। उस रीज़न की अगर हम बात करें तो सबसे पहला रीज़न था धार्मिक रीज़न। क्या रीज़न था भाई? धार्मिक कारण था। जैसे धार्मिक कारण में हमारे धर्म में ये नियम कानून था। क्या नियम कानून था? सती प्रथा का नियम था। ये सती प्रथा आपको मालूम होगा कि जब पति मर जाता था तो पत्नी को भी साथ में उसी चिता पर जला दिया जाता था। इस प्रथा का नाम है सती प्रथा। बाल विवाह था। इसके बाल विवाह तो चलो फिर भी ठीक है, चलो विवाह करा दिया, इसमें कोई बुराई नहीं है। विधवा का तो जीने नहीं देता था, यानी विधवा का कई जगहों पर अगर बच भी गई, कहीं रह भी गई तो उसका विवाह नहीं होगा, पुनर्विवाह नहीं होगा, ये है ना। और ये चलता था हमारे यहाँ देश में। लेकिन अंग्रेज क्या किए, इन दोनों चीज़ों को ख़त्म कर दिया। बोला नहीं, सती कोई नहीं होगी, ये जलाना वलाना वाला नियम नहीं चलेगा, ठीक है। और जो है विधवा का भी अगर चाहती है पुनर्विवाह होना है तो पुनर्विवाह होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये अंग्रेज़ों ने बहुत अच्छा काम किया। जिस समय भारत गलत नीतियों में, गलत रीतियों में, गलत बंधनों में जुड़ा हुआ था, जकड़ा हुआ था, उस गलत बंधन को तोड़ने का काम अंग्रेज़ों ने किया। लेकिन हम लोग क्या है, भारत में एक ऐसा देश है, भारत में हमारा जो है बिहार हो, झारखंड हो, यहाँ लोग जाति और धर्म के लिए बहुत मरते हैं। उनको अपनी जाति पर बड़ा अभिमान होता है, धर्म पर बड़ा अभिमान होता है, किसी एक जाति का नहीं। ऐसा नहीं कि हम कहें कि कोई एक ही जाति को अभिमान होता है। आज लोग बदनाम कर देते हैं सिर्फ यादव जी को कि यादव जी को अभिमान है, यादव जी को ना अभिमान है। अब तेलियो रैली निकाल रहा है, कुशवाहा भी रैली निकाल रहा है ना। तो सब अपना अपना ताकत दिखा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। हर कोई, कुशवाहा का अपना, कोयरी का अपना, है ना, हर लोग, मुस्लिम का अपना संगठन है, हर लोग अपना अपना संगठन बनाकर अपनी ताकत को दिखाने का क्या कर रहे हैं, प्रयास। तो जाति के लिए लोग मरता है। भूमिहार का अपना संगठन है, राजपूत का अपना संगठन है, समझ रहे हो ना। तो लेकिन भारतीयों को ये बहुत क्या लगा, खराब लगा। ये रीज़न था। दूसरा रीज़न की अगर हम बात करें तो सैनिकों के साथ भेदभाव भी करता था। क्या था भेदभाव भैया? सैनिकों का भेदभाव कि अगर आप भारतीय हैं तो आपको ऊंचा पोस्ट नहीं मिलेगा, ये जान जाइए। और जो अंग्रेज है और भारतीयों से कम काबिल है फिर भी उसको ऊंचा पोस्ट मिल जाएगा। ये सब रीज़न होता था। भारतीयों को लगता था इतना पढ़ लिख कर आए, इतना हम बंदूक चलाना सीख गए, इतना हम बढ़िया से काम कर रहे हैं और हमको ऊंचा पोस्ट नहीं दे रहा, सारा पोस्ट। इतने नहीं, वेतन में भी अंतर था। एक ही पद पर
दो आदमी है, एक इंडियन और एक ब्रिटिश यानी अंग्रेज है, लेकिन दोनों के वेतन में अंतर है। इसका वेतन कम है और इसका वेतन ज्यादा है। तो क्या तकलीफ होगी कि नहीं होगी? होगी ना। ये सब रीजन था। अब रीजन एक और बड़ा रीजन था, तात्कालिक कारण था। उस तात्कालिक कारण का नाम है, देखिए, एक बंदूक था। क्या था? बंदूक। आप देख रहे हैं सबके पास लंबा लंबा बंदूक है। इस बंदूक में जो गोली भरी जाती थी, गोली को हम बोलते हैं कारतूस। क्या बोलते हैं? कारतूस जो होता था, गोली इस प्रकार से होता है, मान लिया जाए, ठीक है। तो इसका जो है वो मुँह पर कहीं पर रबड़ या टाइप का कुछ लगा देता था, वो ऊपर से रैपर लगा देता था, और उस रैपर में कहा गया कि गाय और सूअर की क्या है? चर्बी है। तो भैया गाय हिंदुओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और सूअर हराम है मुस्लिमों के लिए। सूअर का नाम अगर ले लीजिएगा मुस्लिम के पास तो या अल्लाह, नहीं अल्लाह जी क्या है नाम ले रहे हैं। हिंदू के पास अगर गाय का नाम ले लीजिएगा तो खड़े खड़े को सा जाएगा कि गाय को क्या मारता है, गाय को कौन मारेगा भाई, गाय को कौन खाएगा। सबका अपना अपना है। तो हिंदू लोग गाय को पवित्र मानता है और मुस्लिम जो थे वो सूअर को हराम मानते। सूअर कहने का मतलब है सूअर एक गंदा चीज़ होता है, नहीं और हम केस सटेल चाहेगा, तुम्हारे घर में चढ़ जाएगा तो धो धा कर दोगे, नहीं करोगे। तो सूअर सभे में हराम है, हम लोग में भी, लेकिन मुस्लिम गाय को खाता है, इसलिए मुस्लिम को कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों में बीफ की प्रथा है, चलता है, खाता है, लेकिन हिंदू नहीं खाता है, तो हिंदू उसको मां मानता है, तो हिंदू को दिक्कत है। लेकिन उसमें कहा कि सूअर का भी चर्बी मिला हुआ है, ले जिसमें सटना गुनाह है, अगर मुँहा से हम छीलेंगे अगर चर्बिया को तो कैसन लगेगा। ये बात जब पता चला भारतीय सैनिकों को तो बहुत बोला। वहाँ का जो भी था हेड उसका, सैनिकों का अपना अपना जहाँ जहाँ क्वार्टर था, छावनी जहाँ जहाँ वो लोग रहते थे, तो बोला अरे ये सब कोई बात नहीं है, ये झूठ वाली बात है। बोला कि ऐसा नहीं बात है, हमको पता चला है, सच बात है। बोला अरे नहीं झूठ बात है। हाँ, तो अंग्रेज उसको समझा बुझाता था। लेकिन देखिए 1857 का विद्रोह का जो हीरो था उसका नाम था मंगल पांडे। नाम सुने होंगे, फिल्म भी आया है, मंगल पांडे। देखिए नाम में जुड़ा हुआ है पांडे, यानी है ही पंडित जी, नहीं ब्राह्मण है। और ब्राह्मण को तुम छिलवा, ब्राह्मण है सैनिक, अब ब्राह्मण को तुम छिलवा रहे हो क्या चीज़? गाय का चर्बी, सूअर का चर्बी मुँह से। तुम तो मेरा धर्म में नष्ट कर दिए, हमसे कौन पूजा पाठ करवाएगा, जान जाएगा कि हम पंडित जी हैं, है ना। ये सब बहुत सारी बातें हुई और मंगल पांडे एक दिन कारखाना में घुस गए जहाँ पर बंदूक का गोली उली बन रहा था, और देखे कि एक जगह गाय का चर्बी उर्बी काट के रखल है, इतना सूअर उवर काटल है, चर्बी उर्बी रखल है भैया। तो उनको पूरा विश्वास हो गया कि जो हम लोग को अफवाह था वो बिल्कुल क्या है, सही है। और ये बात आके बताए तो उनका 2 गो हेड था, है ना, दोनों को बुलाया, बात हुआ। बोला कि तुम लोग काहे सूअर का चर्बी डाले भाई, काहे गाय का चर्बी डाले, बड़ी बात बोले वो, है ना। तो बात बोले, लेकिन बोला नहीं ऐसा बात नहीं, ऐसा बात है भाई, तुम मेरा धर्म नष्ट किया। एक दिन गोसाल गए, बंदूक निकाले, दोनों धाए मार दिए। बोला तुम तो मेरा धर्म में नष्ट कर दिया, हम बच के क्या करेंगे, और दोनों को गोली मार दिया। वहीं से लड़ाई शुरू हो गया। हालांकि ये तो बाद में हुआ, लेकिन लड़ाई की जो शुरुआत हुई उसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। लड़ाई का जो मेन कारण था वो क्या था, कारतूस में गाय और सूअर का क्या होना, चर्बी होना। ये इस बात से जो सैनिक भारतीय थे जो अंग्रेजों के अंडर में काम करते थे, उनके धार्मिक भावना पर बड़ा ठेस पहुंचा कि नहीं भाई ये मेरे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और यही रीजन था कि वो लोग क्या कर दिए, विद्रोह कर दिए। अब आगे हम लोग देखते हैं विद्रोह कैसे कैसे हुआ, कहां कहां क्या किया गया और विद्रोह कब हुआ। देखिए जैसे ही ये बात पता चला, सारे सैनिक जो थे, जैसे एक छावनी यहाँ है, एक छावनी यहाँ है, एक छावनी यहाँ है, एक छावनी यहाँ है, सारे लोग एक दूसरे से सूचना पहुँचाते चले गए कि देखो अफवाह जो फैला है वो सही है, गाय का चर्बी है, सूअर का चर्बी है, और हम लोग अंग्रेज को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम लोग प्लान करो, और प्लान करके एक दिन हमला करेंगे, एक दिन हमला करेंगे, डेट निर्धारित होगा और चौतरफा हमला करेंगे, और एक बार सारे अंग्रेजों को धर के पूछ देना है, बात हो जाएगा खत्म। बात समझे? ये प्लान हो गया था बढ़िया से, और प्लान हो गया तो, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि अंग्रेजों ने एक बहुत प्रथा निकाला था,
अंग्रेज का ही देन है, शराब उराब दारू उरू हालांकि पहले से भी चलता था। तो अंग्रेज बड़ी चालाक थे ना, बहुत तेज माइंड के थे, ऐसे ही थोड़ी शासन कर लिए 200-250 सालों तक। वो क्या करते थे, उसमें से किसी किसी व्यक्ति को कभी कभी बैठा के पिलाते थे। काहे तो कुछ कुछ क्या ये लोग कर रहा है नहीं कर रहा है, प्लान जानेंगे जरा सा। तो पी लिया एगो आदमी का, मार देंगे 30 तारीख को सब अंग्रेज को मार देंगे। अरे कुछ ही बोल रहा है, इसको और पिलाओ। 2-4 बोतल और पिलाया उसको, पिलाया तो बोला हम लोग का प्लान चल रहा है, तुम लोग के मार देंगे हम, बचेगा नहीं रे तो बच मी अब रे, पील का बात बुझ हो करूँ वो। बोला अरे ये तो गड़बड़ वाला बात हो गया। अंग्रेज सतर्क हालांकि हो गया और जितने सैनिक थे उसको तितर बितर करना शुरू कर दिया, एक जगह किसी को रहल नहीं दे रहा था, ठीक है ना। और इसी बीच में अंग्रेज को यह भी पता चला कि युद्ध आखिर ये लोग लड़ाई करेगा तो करेगा कैसे, इसका कैसे पता चलेगा। तो बोला 3 गो रोटी, और रोटी और कमल इसका प्रतीक होगा, रोटी और कमल। तो सब जगह भेजवाया गया, जहां जहां जैसे 3 रोटी भेजा गया और एगो क्या भेजा, कमल। तो 3 रोटी क्या होता है, 3 गो कमल शायद भेजा, एगो रोटी भेजा, 3 गो कमल भेजा और रोटी क्या गो भेजा, एगो भेजा। तो रोटी क्या होता है, गोल, और 3 गो कमल भेजा तो 3 हो गया, और रोटी हो गया गोल, तो मिला के हो गया 30। यानी ये तय हो गया कि 30 तारीख को क्या होगा, विद्रोह होगा। विद्रोह सब जगह सूचना जा रहा था, लेकिन मंगल पांडे के पास खबर पहुंचा, थोड़ा सा गड़बड़ा गया उसमें। वो क्या किया ने, वो उसके पास एक गो पहुंचा, कोची कमल, और रोटी 2 गो गायब हो गया कहीं। अंग्रेजों का चाल बोलो या गलती से बोलो, जो बोलो। और जब गायब हो गया तो ये सोचा कि 10 तारीख को हमको युद्ध करना है। बस मेरठ का जो छावनी था, बैरकपुर छावनी था, वहाँ से मंगल पांडे ने विद्रोह 10 मई 1857 को दोपहर को मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह क्या कर दिया। कारण क्या था मालूम, आपको पता चल गया, गोली वाला बात था। ये शुरू हो गया लड़ाई, मंगल पांडे बोला जब आइए गया ऑर्डर लड़ो। इसकी शुरुआत भारतीय सैनिकों से बनी, पैदल सैनिकों से हुई थी, जो पैदल चलते थे सैनिक, वो लोग से हुई थी। और जल्दी इसमें जो बहुत सारे ऐसे सैनिक थे जो घोड़े पर चलते थे, नहीं, लेकिन वो भारतीय भी थे, तो घोड़ा वाला भी शामिल हो गया। पहले पैदल वाला, फिर शामिल हो गया घोड़ा वाला, और पूरे शहर में ये फैल गया। शहर के आसपास सिपाही इसके साथ जुड़ गए, और इन लोगों ने, सिपाहियों ने क्या किया, जहां जहां गोली बम बारूद रखल है, जो भी रखल है, बस उस पर कब्जा करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। क्योंकि अंग्रेजों के सामने टिकना तीर धनुष से संभव नहीं था, और जितना इसके पास बंदूक था तो हर आदमी के पास 4 गो गोली होगा, और क्या होगा। तो भैया जब तक गोली का भरमार ना होगा, बम बारूद ना होगा, तो आप लड़ नहीं पाइएगा। इसलिए भारतीय सैनिक जो थे विद्रोह तो कर दिए 10 तारीख को 1857 में, लेकिन विद्रोह के बाद जहां अंग्रेज मिले धर के कूच दे, एकदम मार दे, है ना। कोई कोई अंग्रेज ऐसा होता था कि किसी भारतीय के घर में जाकर छिपने की कोशिश करता था। अंग्रेज उस समय इतना डर गया था, इतना डर गया था 1857 की क्रांति से, कि एकदम भागल चल रहा था जान बचावे ले, एकदम, समझ रहे हो ना। और जब एक आदमी के घर में गया तो बोला कि हमको मार रहा है सब, हमको बचा लो, नहीं हमको बचा लो। बोला ठीक है आओ ने। अंदर गया तो जे मिला, पीढ़ा मिला, तसला मिला, खोलनी मिला, ओखरेस वगैरह दिया क्या, चूर। क्योंकि गोसाल यहाँ सिर्फ सैनिक नहीं था, आम जनता भी उससे गुस्सा था, किसान भी गुस्सा था। यहाँ टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, पढ़ाएं आपको, महलवारी व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त, टैक्स पे टैक्स। तो आदमी भी गोसाल था, मिला मौका मार पीढ़ा से दिया, उसको क्या किया, चूर दिया। तो ये लड़ाई ऐसे लड़ी गई। आगे देखते हैं। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों पर निशाना साधा, और उनके बंगलों पर जितना साज सामान था सबको तहस नहस करके घर द्वार को अंग्रेज को क्या किया, जला दिया। और जितना रिकॉर्ड था दफ्तर में वो उसको अभी क्या किया, जला दिया। जड्डा खाना हो, सरकारी खजाना हो, सबको क्या किया, लूट लिया, तबाह कर दिया। अंधेरा होते हुए सिपाहियों का एक बड़ा जत्था घोड़े पे सवार होकर दिल्ली की तरफ चला जाता है, और कह रहा है कि तड़के लाल किला के मैंने 10 तारीख को लड़ाई लड़ा, और राते में वो चल दिया वो लोग, और राते में वहां से निकला। मेरठ जो है यूपी में पड़ता है, कहां पड़ता है, यूपी में। और यूपी और दिल्ली की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, दोनों सटे
सटे हुए। यूपी का तो दिल्ली का एक भाग है नोएडा, जो दिल्ली का भाग माना जाता है, लेकिन पड़ता है किसमें? यूपी में पड़ता है। नोएडा वगैरह एकदम बसाया हुआ शहर है नोएडा, है ना, प्लान से बसाया गया उसको है। जैसे मुंबई में एक नवी मुंबई है, वो एकदम दलदली क्षेत्र था। बोला कि इतना जनसंख्या कहाँ रहेगा, तो दलदली क्षेत्र को क्या किया, बढ़िया से बनाया उनाया, ठोस किया, और वहाँ लोगों को बसाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। वैसे ही नोएडा है, लेकिन पड़ता है यूपी में, सटल है दिल्ली में। कोई दिल्लियों लिखता है, कोई यूपीओ लिखता है, ठीक है। तो मेरठ से रात में ही विद्रोह किया, मारते पीटते लूटते हुए भोरे तक, 11 तारीख के भोरे में वो लाल किला पहुंच गया। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में, क्योंकि मेन सरकार तो वहीं से चलता है। दिल्ली पर कब्जा तो समझो सब जगह कब्जा नहीं। उस समय दिल्ली का जो राजा था, उस समय था सम्राट बहादुर शाह जफर। रमजान का महीना था, मई हुई में रमजाने चलता है नहीं, रमजान का महीना था। भोरे भोरे सहरी खाकर भी उठबे किया था। 3 बजे रमजान में देखिएगा, मुस्लिम लोग 2-3 बजे उठ करके मुंह कान धो करके खा लेते हैं और दिन भर फिर नहीं खाते। उस चीज़ को सुबह सुबह को खाने को हम सहरी कहते हैं ना। तो सहरी करके अभी खैबे किया था, उठबे किया था, मार ढोल नगाड़ा मार पीट रहा है दरवाजा को कि राजा खोलिए, सम्राट खोलिए, जहाँ पना खोलिए, बादशाह खोलिए। बोला पगला भोरे 2 बजे के आ रहा है रे, हाँ। तो देखता था यही है बहादुर शाह जफर, है ना। बोला करे इतना भोरे भोरे आदमी आ गया, इसको समझाया बुझाया। अब बहादुर शाह जफर, है ना, आपको बताए थे सिराजुद्दौला नवाब उवाब का, उसी के खानदान का था। इसको भी लगा कि अरे ये तो हमारा बाप दादा को मारा है ना, पलासी के युद्ध में डंगाया है, इसको रुको बदला लेते हैं। और यो क्या किया, शामिल हो गया। सिपाहियों ने जानकारी दिया कि मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को उन्हें क्या कर दिए, मेरठ छावनी में एक भी अंग्रेज को जिंदा नहीं छोड़ा। जितने उसके अधिकारी थे सबको धाए धाए, जैसे प्लान हुआ कि अब मारना है। भोरे भोरे क्या किया, परेड होता है, जैसे कैसे तुम लोग प्रार्थना होता है स्कूल में। तो भोरे भोरे सब सिपाही निकला। छावनी एक ऐसा जगह होता है खाली पुलिस से भरले होता है। जैसे तुम चले जाओ नवादा में, वो है पुलिस लाइन, सुनते होगे पुलिस लाइन, खाली पुलिस। कुछ होता है तो भर के 2-4 गाड़ी यहाँ पुलिस चलाएगा। गाड़ी देखो पुलिस आता है ना, आता है तो कहाँ से आता है, पुलिस लाइन। पुलिस लाइन क्या है, एक ऐसा जगह जहाँ पुलिस को इकट्ठा रखा जाता है, मैंने पूरा एक जगह कि कभी कुछ हुआ वो है, मैंने एक तरह से जमा हो, एक तरह से समझो रिजर्व है वो, कि कभी जरूरत पड़ा तो वहां से तुमको जहां दंगा हुआ वहां क्या करेगा, भेज देगा। बाकी थाना में 10-20 पुलिस एनी टाइम रहता है, लेकिन वो लोग रिजर्व रहता है, वहां पर पड़ा हुआ रहता है। तो उन लोग भोरे भोरे क्या कर रहा था, परेड कर रहा था। अब प्लान है ये था 10 तारीख को डंगा देना है। जैसी परेड उरेड ऐसी निकला, अब बंदूक उन्दूक मैंने होता है उसमें सलामी उलामी देवेले, बंदूक उन्दूक अपना तैयार किया, खोला, बंदूक भरा, सब एक बार एक गोली भरा, मारा जिसको जो सामने अंग्रेज आया, धाए 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 मार ले चल गया। जितना अंग्रेज था मेरठ में सब अंग्रेज को क्या किया, मार दिया। और लूटते हुए वहाँ से निकल गया कहाँ, दिल्ली, है ना। और कहा कि अब बोला कि देखिए काहे हम मारे हो, बता दिया कि हमरा बताइए कारतूस में चर्बी मिला दिया है। हाँ, हिंदू बोला कि हम गाय चर्बी हम खाते नहीं, मुस्लिम सुअर को हराम मानता है और हमको दांत से खींचना पड़ता है, हमारा तो धर्म में नष्ट हो जाएगा। बोलिए ये ठीक बात है, बस सारा बात वो क्या किया, बता दिया। अब दिल्ली अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर जा चुका था। इन सिपाहियों की मांग बादशाह उन्हें आशीर्वाद दे और उनकी विद्रोह को क्या मिले। देखिए, अगर लड़ाई लड़नी है किसी बड़े व्यक्ति से, हमको अगर किसी से लड़ाई लड़ना होगा या आपको लड़िएगा तो कोई बड़ा लड़ाई नहीं होगा, लेकिन आपकी लड़ाई में अगर हम शामिल हो गए तो लड़ाई थोड़ा क्या हो गया, बड़ा हो गया। हमारा लड़ाई में वो विधायक आकर हमारा साथ दे दे, लड़ाई और क्या हो गया, मान में हो जाएगा पूरे। अरे नहीं ओकरा सोकरा में लड़ाई चलो हो, ऐसा बुतरू बुतरू है, खत्म करो कहानी, है ना। तो इसीलिए कहा कि नहीं ये लड़ाई बड़ी हो, ज़्यादा हम अंग्रेजों को ख़त्म कर दे, जड़ से समाप्त कर दे। तो बोला आप हमारा साथ दीजिए, है ना। इसलिए उन्होंने सिपाहियों का साथ दिया। अब विद्रोह मुगल बादशाह के नाम पर चलाया जा सकता था। विद्रोह की तारीख को ध्यान से अगर देखा जाए तो पता चलता है कि विद्रोह का खबर एक दूसरे से पहले पहुंच गई है। वैसे सिपाहियों को हथियार उठाते चले गए। विद्रोह की तारीख को ध्यान से, एक चीज लिख दिया क्या कि जैसे से विद्रोह की खबर एक दूसरे सवाल पहुंच गई है, एक चीज लिखा दिया दोबारा, है ना। ये कह रहा है क्या, समझिएगा, विद्रोह का अगर ध्यान से हम देखेंगे, कह रहा है कि इतिहासकार बता रहे हैं कि अगर विद्रोह को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा विद्रोह सुनियोजित था, यानी पहले से प्लानिंग किया हुआ था कि हमको विद्रोह कब करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिपाहियों ने विशेष संकट के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की। कई जगह शाम को, है ना, गोला दाग दिया, कहीं बिगुल बजाकर तो कहीं संगीत बजाया। सबसे पहले उन्होंने शस्त्रागार पर कब्जा किया, फिर सरकारी खजाने को क्या किया, लूटा गया।
क्योंकि देखिए जैसी विद्रोह शुरू हुआ तो एक दूसरे को खबर कैसू कैसू पहुंच गया, तो कहीं पर बिगुल बजा दिया पूरा कस के, बोला रे अचानक बिगुल काहे बज रहा है, कहीं पर ढोल बजा रहा अचानक कस के, ये संकेत था कि देखो तुम्हारे यहाँ ढोल बजेगा तो समझ जाना कि उन्हें विद्रोह, बस ये दो तुम चूरना क्या कर देना, शुरू कर देना। तो जब ये सब संकेत मिला तो इसका मतलब जो इतिहासकार था, इसका मतलब वो सब प्लानिंग कैले था तबे न हो, ऐसे बिना प्लानिंग के अचानक ढोल कैसे बजता, अचानक नगाड़ा कैसे बजता। यानी 1857 की जो क्रांति थी वो वेल प्लान्ड थी, पहले से नियोजित थी कि ऐसे ऐसे हमको करना है। इसके बाद जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राफ दफ्तर, जितना था इमारत सब पर हमला किया, रिकॉर्ड जला दिया, जितना हर चीज़ सब से हमला कर दिया। हिंदू और मुसलमान तथा तमाम लोग एकजुट होने के लिए हिंदी, उर्दू, फारसी में अपील होने लगी। अब देखिए विद्रोह तो शुरू हो गया, विद्रोह तभी लंबा चल सकता था और विद्रोह हमारा सफल हो सकता था जब हिंदू मुस्लिम सारे लोग क्या हो जाए, एकजुट हो जाए। इसलिए अपील होने लगा हिंदी में, हिंदू लोग हिंदी में अपील करने लगा, मुस्लिम लोग जो था सैनिक वो मुस्लिम भाषा में अपील करने लगा, क्योंकि मुस्लिम फारसी भी जानते थे तो फारसी भाषा में भी अपील होने लगा कि देखो हमारा देश है और अंग्रेज यहाँ राज कर रहे हैं और तुम लोग अगर अभी हमारा साथ नहीं दोगे तो फिर गुलाम के गुलामे रह जाओगे। और तो अपील होने लगा तो आम आदमी भी इस विद्रोह में शामिल होने लगा। विद्रोह में आम लोग भी शामिल होने लगे, जिसके साथ हम लोग का दायरा बढ़ने लगा, यानी सिपाहियों का दायरा बढ़ने लगा। विद्रोही ने लखनऊ, कानपुर, बरेली जैसे शहरों में साहूकार और अमीर लोगों को भी निशाना बनाया। जो सिपाही विद्रोही बन गए थे, अंग्रेजों को मार रहे थे, वो सिर्फ अंग्रेज को नहीं मारे, उन लोगों को भी मारे, उन साहूकारों को मारे, उन अमीरों को मारे जो अंग्रेज का पिट्ठू बनते थे। अंग्रेज का एकदम हाँ ठीक है सर जैसा कहिएगा हो जाएगा ना, और उन्हें जाकर अपना आदमी को नुकसान पहुंचाता था, सारी बात बता देता था जनता का अंग्रेज के पास। तो ये जानता था कि कौन कौन ऐसा आदमी है जो अंग्रेज से क्या है, मिला हुआ है ना। तो उसको भी क्या किया, ये लोग मार दिया, है ना। क्या खाली अंग्रेजे नहीं मारो, ये लोग जो दोगला किस्म का आदमी है उसको भी मारो, तब ना देश आजाद होगा। मई जून के महीने में अंग्रेजों के पास विद्रोह का कोई जवाब नहीं था। इतना जबरदस्त विद्रोह हो गया और जहां तहां से विद्रोह होने लगा। अचानक तुम बैठल रहो और अभी बैठल रहे, एक आदमी आवे, दो आदमी आवे, उन्हें से एक टंपा हमरा मार दे, उन्हें से एक टंपा और मार दे, पीछे से वो मार दे, हम तो सोचते सोचते गिर जाएंगे। नहीं, अरे पहले से मालूम रहेगा कि लड़ाई लड़े ला रहा है, अरे फलनवा बोला आज मारे तो रहेंगे, हम बंदूक ले रहेंगे, लाठी उठी ले रहेंगे, आओ देखते हैं, तो हम चलाएंगे। अब अचानक बैठलका में कोई मार देगा तो पट से ना गिर जाएगा। तो अंग्रेज को मौके नहीं मिला, उसको पता ही नहीं चला कि हमला इतना बड़ा होने वाला है, इसलिए वो देखते रह गया। पहले तो जान बचाए फिर रहा, अपना बीवी का, अपना बच्चा का, भागो जल्दी जल्दी यहाँ से, नहीं तो मराइए जाएंगे। सब अपना घर बचाने में फंसे हुए थे। ब्रिटिश एक अफसर था, उसने लिखा था कि ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह, यानी जो किला बनाया गया, ये किला दीवार का नहीं था, ये किला किसका था, ताश का था। ताश का ढेरी कितना खड़ा कर दोगे, गिर जाएगा, एकदम ऐसे उड़िया गया जैसे ताश का क्या हो, ढेरी हो। इतना बड़ा शासन अंग्रेजों का, और चुटकी में क्या किया, गिरा दिया, चुटकी में उसको बर्बाद कर दिया। कौन, भारत के सिपाहियों ने। अब देखिए आखिर इन लोगों को संचार, आखिर जब विद्रोह हुआ यहाँ हर जगह विद्रोह हुआ, तो ये मैसेज यहाँ से यहाँ कैसे गया, तो संचार से ही गया हुआ। तो क्या संचार का उस समय साधन था, कैसे मैसेज गया। तो पहले मैसेज याद कीजिए, पुराने ज़माने में कबूतर होता था, जा कबूतर जा, नहीं, और कौन कैसे हो, चिट्ठी ले जा, नहीं, प्यार की पहली कुछ गाना ऐसे है ना, हो भुला गए हम। तो करा कि संदेश का, तो कबूतर नहीं था, कबूतर ऐसी बता दिए, दूसरा चीज था। अलग अलग स्थान पर विद्रोह की धारा एक समान था। इससे यह साबित होता है कि विद्रोह नियोजित था, बता दिए। छावनियों में सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था। 7वीं अवध है ना क्रांतिकारी में शुरुआत में कारतूस के इस्तेमाल से मना किया, तो 48 नेटिव इन्फेंट्री ने लिखा, हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए फैसला लिया है, 48 इन्फेंट्री के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या किया, 48 इन्फेंट्री क्या है समझिएगा। देखिएगा यहाँ पर जो भी लोग आते हैं सिपाही लोग, उनका एगो बटालियन चलता है। उनको कैसे याद रखेगा कि कई नंबर बटालियन है, तो इसका जो अंग्रेज जो था वो सैनिकों का बटालियन बनाता था। तो बटालियन नंबर कितना था, 48।
ये लोग का कहना था कि देखिए हम गाय और सुअर का चर्बी छीलेंगे नहीं, है ना, और हम बहुत भाई हम लोग धार्मिक व्यक्ति हैं, आप मेरा धर्म को नष्ट कर रहे हैं, है ना। और इन लोग इंतजार कर रहा था कि कखनी की सूचना आए हम लोग विद्रोह कर देंगे। विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कप्तान हॉर्ज नाम था, कुछ हॉर्स या ह्यूज नाम था शायद, ह्यूज, क्या नाम था, ह्यूज से सुरक्षा का जिम्मेवारी भारतीय सिपाहियों का था। देखिए ह्यूज नाम का जो सिपाही था वो अंग्रेजों का था और उसकी सुरक्षा का जिम्मेवारी किसके पास था, भारतीय सैनिकों के पास था। बस भारतीय सैनिकों को मौका मिल गया एक और अंग्रेज मारने का। नहीं, जहां कैप्टन हर जगह तैनात थे वहां 41 नेटिव इन्फेंट्री की तैनाती थी। करा दलील थी कि तमाम गोरे अफसरों को जड़ से क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। ये लोग क्या किया सुनिएगा, जो ह्यूज था अंग्रेज का अधिकारी था, तो ये लोग भी साथ देता था, अंग्रेज के साथ देगा, भारतीय को साथ देगा नहीं, जबकि सुरक्षा इसका कौन कर रहा है, भारतीय कर रहा है। तो इसको भी क्या किया, गोली मार दिया। और इन लोगों का प्लान था कि जितना अधिकारी है कुल को मार के क्या कर दो, खत्म कर दो, ना रहेगा अंग्रेज, ना कोई यहाँ पर शासन करेगा, बात खत्म हो जाएगा। इसीलिए आवाज मिलिट्री का फर्ज बनता है, जो आवाज मिलिट्री का फर्ज बनता है कि कैप्टन हेयर की मौत की नींद सुला दे और या तो उसको गिरफ्तार करके हम लोग के पास पहुंचा दे। ये प्लान हुआ, लेकिन उस कैप्टन को क्या कर दिया, मार दिया। अब यह तय किया गया कि इस मामले को, है ना, हल करने के लिए देसी ऑफिसर की पंचायत बुलाई जाए। विद्रोह की शुरुआत के इतिहासकारों में चार्ल्स बेवन नाम है शायद इसका, चार्ल्स बेवन ने लिखा है कि पंचायत रात को कानपुर सिपाहियों लाइनों में जुड़ती थी। इसका मतलब है कि सामूहिक रूप से कुछ ना कुछ फैसला लिया जाता था। माने जब विद्रोह होने वाला था तो कानपुर का जो पुलिस लाइन था, कानपुर का पुलिस लाइन, यहाँ पर शाम के शाम बहुत सारे पुलिस, भारतीय पुलिस एक साथ बैठते थे और विचार विमर्श करते थे। यानी प्लानिंग बहुत दिनों से ये लोग क्या कर रहे थे, तैयार कर रहे थे कि भाई कैसे लड़ेंगे, कैसे अंग्रेजों को मारेंगे, सारे को जोड़ लेंगे। अगर एक के जगह से हम लोग विद्रोह करके मार के निकलेंगे तो दूसरा जगह हम थमा जाएंगे, अगर सारे लोग मिलकर मारेंगे तो सब मरा जाएगा अंग्रेज और हम लोग क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। ये प्लानिंग इन लोग का चल रहा था। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन भी जरूरी था। ऐसा नहीं है कि बिना संगठन का हम लोग लड़ लेंगे, है ना। इसको हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई बार लोगों की शरण ली। अंग्रेजों से पहले जो नेताओं की भूमिका निभाते थे उन लोगों के पास गया कि भैया आप राजा रह चुके थे, आपका साम्राज्य छीन लिया। जैसे बिहार का राजा कौन था, बिहार का जमींदार वीर कुंवर सिंह थे। झांसी की रानी कौन थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। हालांकि झांसी की रानी जो लड़ाई लड़ी वो अंग्रेजों से इसलिए नहीं लड़ी कि उसको देश आज़ाद कराना था। वीर कुंवर सिंह लड़ाई लड़े वो इसलिए लड़ाई नहीं लड़े कि उनको देश आज़ाद कराना था, क्योंकि वीर कुंवर सिंह जमींदार थे और अंग्रेजों ने उनकी जमींदारी छीन ली थी। लक्ष्मीबाई का बेटा दत्तक पुत्र था, आपको बताए थे, कहा गया उनका अपना बेटा नहीं था और वो किसी बेटे को गोद लिए थे। तो अंग्रेज एक नियम बनाया था विलय नीति वाला, है ना, हड़प नीति जिसको भी कह सकते हो, कि दूसरा जिसका बेटा उठाना है उसका राज क्या करो, हड़प लो। तो अपने राजपाट को बचाने के लिए लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से क्या किया, लड़ाई लड़ी। वो देश को बचाने के लिए नहीं लड़ रही थी, ठीक है ना, लेकिन वैसे वैसे लोगों के पास ये लोग गए कि देखिए आपको भी जमींदारी छीन लिया, आपका भी राज छीन लिया, आप लोग सब हमको साथ दीजिए तब ना लड़ेंगे, क्योंकि उसके पास सेना है और हम लोग भी हो जाएंगे, मिलकर लड़ लेंगे बढ़िया से। दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह, कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहेब, बिहार के आरा के जमींदार रह चुके कुंवर सिंह, अवध के नवाब वाजिद अली और विच रिस क्रूज एक नाम है लखनऊ का। ये सारे लोगों को क्या किया गया, अप्रोच किया गया कि आप लोग हमारे युद्ध में क्या दीजिए, साथ दीजिए, है ना, तब हम इस लड़ाई को क्या करेंगे, लड़ लेंगे। अक्सर विद्रोह का संदेश आम पुरुषों और महिलाओं के जारी हो तो कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के जरिए फैल रहा था। यानी जो बातें थी वो आम लोग एक दूसरे के पास क्या कर देते थे, पहुंचा देते थे। मेरठ में कुछ ऐसी भी खबर आ रही थी कि वहां पर एक आदमी था जो हमेशा हाथी पे सवार होकर आता था और वो किससे मिलता था, सिपाहियों से मिलता था और पूरा प्लानिंग व्लानिंग करता था, है ना। और लखनऊ के अवध में के कब्जे के बाद बहुत सारे धार्मिक नेता, बहुत सारे ऐसे पैगंबर थे, बहुत सारे ऐसे थे जो ब्रिटिश राज के निशाने करने को अलग क्या कर रहे थे, जगह दे रहे थे। यानी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों से त्रस्त हो चुके थे, वो लोग भी अब सिपाहियों का साथ देना क्या कर दिए, शुरू कर दिए। पटना के वो पीर अली थे, है ना, हमारे यहाँ आरा के बताइए किए हैं तुम्हारा कुंवर सिंह थे। पीर अली का एगो दुकान था,
उस दुकान में खाली ऐसा ऐसा किताब वो लिखते थे या कि ऐसा ऐसा किताब कहानी बेचते थे वो कि जिसमें वो याद दिलाते थे पुराने चीज़ों का कि हम भारतीय हैं, हमारा वंशज, हमारा शिवाजी रह चुके हैं, मौर्य हमारा राजा रह चुका है, चंद्रगुप्त रह चुका है और हम उस धरती के हैं, हमारा राज अफगानिस्तान तक फैला हुआ था और हमको अंग्रेज गुलाम बनाए हैं, तुमको शर्म नहीं लगता है। तो अंग्रेज क्या किया था, उसका किताब की दुकान को पूरा तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया था, है ना, पूरा बर्बाद कर दिया था। तो ऐसे कई लोग थे जो थोड़े बहुत पावर में थे, लेकिन वो लोग अकेले लड़ नहीं पा रहे थे, तो मौका मिला, वो लोग सारे लोग इसमें क्या करने लगे, साथ देने लगे। उन स्थानों पर जमींदार, किसान, आदिवासियों के विद्रोह के लिए उकसाते थे। कुछ लोग ऐसे थे कि जब विद्रोह शुरू हुआ तो उनका काम था कि जमींदारों को जाकर बोले, देखो तुम्हारा जमींदारी छीना गया, चलो लड़ाई लो। आदिवासियों को बोले, देखो तुम्हारा जंगल से भगा दिया, चलो लड़ाई लो। तो सबका साथ लेना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के बड़ौत इलाकों में गांव वालों को शामिल संगठित किया। उसका नाम क्या था, शाहमल। क्या नाम था, लिखाए भी थे शाहमल के बारे में। और इस तरह से बहुत लोगों ने साथ दिया, तब जाकर 1857 की क्रांति को बड़ा अंजाम दिया गया। हालांकि 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाया, 1 साल के अंदर पूरे को कुचल के रख दिया, पूरे को कुचल के रख दिया। उसका रीजन क्या था, दिल्ली पर तो ये लोग चलिए गया था, लेकिन एक सिंधिया परिवार है, आपका जयपुर राजस्थान साइड का है, सिंधिया परिवार है। बहुत सारे उस समय अपने ही ऐसे लोग थे, आज समाज में है कि नहीं, गरीब को लूट रहा है और फायदा किसको पहुंचा रहा है, बीडीओ को फायदा पहुंचा रहा है, सीईओ को, अतोरे लूट के दे। तो उस जमाने में भी आज के जैसे लोग थे जो अपने फायदे के लिए आपकी समस्या को अंग्रेजों तक पहुंचा देते थे और उसका लाभ उठा लेते थे। तो उसमें सिंधिया परिवार एक ऐसा परिवार था। सिंधिया परिवार वो क्या किया कि जितना बारूद उरूद था उस सबको क्या किया, जला दिया अंग्रेज के शस्त्रागार पर, और भारतीयों का खबर दे दिया। क्योंकि अगर सिपाहियों को मिल जाता वो वाला क्या बोलते हैं शस्त्रागार मिल जाता, तब ना लड़ाई और लड़ता। इसका गोलियां बारूद खत्म हो गया तो लड़ाई कहाँ से लड़ेगा, बनावेल उतना जानता। खैर आगे पढ़ाएंगे और विद्रोह में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, हम लोग पढ़ेंगे।